तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिजियोलॉजी का क्लास कर रहे हैं। फिजियोलॉजी में हम लोग क्या मैकेनिज्म है, क्या फंक्शन है किसी सिस्टम का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एनाटॉमी में हम उसका क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एनाटॉमी के क्लास में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, जिसमें हार्ट के बारे में चर्चा की गई। उसका जो ब्लड वेसल्स है उसकी भी चर्चा की है हम, यानी उसके बनावट के बारे में उसकी हम चर्चा कर चुके हैं एनाटॉमी की क्लास में। उसमें हमने एक टॉपिक था, इशू था, जिसमें जंक्शनल टिश्यूज ऑफ हार्ट, जिसे हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो जंक्शनल टिश्यू से रिलेटेड आज हम लोग फिजियोलॉजी में उसकी चर्चा करेंगे। हमने बताया था कि जंक्शनल टिश्यू में, कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या उसका कंपोनेंट है, याद कीजिए, स्मरण कीजिए। अगर आपने क्लास किया है, नहीं किया है, तो एनाटॉमी के क्लास में है, और जो फिजियोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं उस बुक में भी शॉर्ट में मैंने इसका जिक्र किया है। तो जंक्शनल टिश्यू जो है, यह हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट। बिल्कुल राइट में आ रहा है, एक्सट्रीम राइट में आपका जो स्क्रीन है, बिल्कुल आप एक्सट्रीम राइट में दिख रहे हैं, मतलब आधा चेहरा की आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, चेहरा आपका फेस नहीं दिख रहा है सर पूरा। हाँ, तो जंक्शनल टिश्यू से रिलेटेड एक टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम जंक्शनल टिश्यू पढ़ रहे थे तो हमने बताया था उसमें कि क्या क्या से कंपोनेंट है। देयर आर 4 कंपोनेंट्स उसका पार्ट है। एक है एशिया नोड, साइनोएट्रियल नोड। नोड है, एक जगह है जो राइट एट्रियम में सिचुएटेड रहता है। एशिया नोड का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है कि हार्ट के इंपल्स को जेनरेट करना। हार्ट का जो इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको आप कहिए, एक उसको जेनरेट करना। जान लीजिए, इसका जनरेट अगर एक बार हो गया, ऐसे नोड से जनरेशन हो गया इंपल्स का, तो जिंदगी भर चलते रहता है, वो बंद नहीं होता है। एक बार स्टार्ट कर दीजिए तो इंपल्स उससे बराबर सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता रहेगा, और पूरा जो हमारा हार्ट है उसके मसल को मिलता रहेगा, उसमें एक्टिविटी होते रहेगा। जब फीटस 4 महीने का रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, इन 16 वीक्स, 4 महीने का 16 वीक्स का रहता है, उसी समय हार्ट में ये इंपल्स स्टार्ट होता है। जब गर्भ में रहता है बच्चा, तो 4 महीना का पहले अगर हार्ट साउंड हम सुनना चाहें डॉक्टर, तो नहीं सुनाई पड़ता है, क्योंकि वो हार्ट स्टार्ट नहीं रहता है। लेकिन 16 वीक्स के बाद, 4 महीना के बाद, ये वहां पर इंपल्स जनरेट हो जाता है। जब जनरेट इंपल्स हो जाता है तो हार्ट चलने लगता है, बीट आने लगता है, एक्टिव हो जाता है, तब हम हार्ट साउंड सुनते हैं। तब हम कहते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है। उसी के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं कि बच्चे की फीटस का कंडीशंस क्या है। तो ये जो एशिया नोड है, वहीं से स्टार्ट होता है इंपल्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वहीं से शुरू होता है। और यहाँ पर 1 मिनट में नियर अबाउट 70 to 80 इंपल्स चलता है। इंपल्स 1 मिनट में 70 to 80 इंपल्स चलता है। यहाँ जो इंपल्स चलता है, तो राइट एट्रियम से होते हुए दूसरा कंपोनेंट हमने बताया था एवी नोड। एवी ने
एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यह भी राइट एट्रियम में भी होता है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट में जाकर के जो सेप्टम है वेंट्रिकुलर और एट्रियम के बीच, वहां पर सिचुएटेड रहता है एवी नोड। तो उसका काम है कि ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट हुआ है उसको रिसीव करना, उसको रिसीव करना। एक पहला काम ये है उसका। दूसरा काम है कि अगर किसी कारण से ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा है, यानी ऐसे नोड जो है फेल हो गया है, तो एवी नोड में भी एक कैपेसिटी है, नेचर ने दिया है कि उसके पास भी इंपल्स जनरेट करने का कैपेसिटी है, लेकिन उसका इंटेंसिटी कम है, नियर अबाउट 40 to 60 पर मिनट उसका है। तो एवी नोड के पास जब इंपल्स पहुंचता है, इसको ध्यान से सुनिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा किसी को, और ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगी, और नहीं ध्यान थोड़ा इधर उधर भटकाइएगा तो आप नहीं समझिएगा। हमारे साथ दिमाग बनाए रखिए, हम जो बोल रहे हैं उस पर दिमाग रखिएगा तो समझ में आएगा। तो एवी नोड में जब चला जाता है इंपल्स, वहां से एक दूसरा पार्ट, दूसरा कंपोनेंट शुरू होता है, ये जंक्शनल टिश्यू का, जो नीचे की, पहले ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, उसको बंडल ऑफ फिश कहते हैं, बंडल ऑफ फिश कहते हैं, या एवी बंडल के नाम से भी याद, बंडल ऑफ फिश कहते हैं। वह जाने दो वेंट्रिकुलर के बीच में से जाता है रास्ते से जो, और उसके बाद जाकर के दो भाग में बट जाता है, राइट एपी बंडल एंड लेफ्ट एवी बंडल, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एंड लेफ्ट एट्रिकुलर एवी बंडल। राइट वाला राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ये जब दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो वहां से छोटा छोटा इससे फाइबर्स निकलता है, जो वह फाइबर्स मसल सेल्स में जाता है, मसल सेल से रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड परकिंजी फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड परकिंजी फाइबर, हम सब बता चुके हैं। तो ये एक तरह का संरचना है, एक तरह का एनाटॉमी है जंक्शनल टिश्यू का, जिसमें इंपल्स स्टार्ट होता है तो वहां से क्या करता है, कंडक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है आगे की ओर, और वो अल्टीमेटली वेंट्रिकल को जाता है, पहले एट्रियम में जाता है, वेंट्रिकल से हो जाता है, तो वेंट्रिकल या एट्रियम जो है एक्टिवेट होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन होता है। हार्ट का क्या काम है, उसमें जो मसल्स रहता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, यही उसका फंक्शन है। ये नॉर्मल वे में चलता रहता है तो हम कहते हैं कि कंडक्शन इज ऑल राइट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये नॉर्मल चीज हम बताया जो शरीर में होता है। अब एक टर्म है हार्ट ब्लॉक, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा कि हार्ट ब्लॉक से अमुक आदमी का डेथ हो गया, या कोई कहता है कि हमको हार्ट ब्लॉक है, जिंदा है लेकिन हमको हार्ट ब्लॉक है, मरे नहीं है, हार्ट ब्लॉक है, जिंदा है, चल रहा है। और कोई हार्ट ब्लॉक होता है, अगर इनकम्प्लीट हम हार्ट ब्लॉक होता है तो आदमी रहता है, दवा उवा खाते रहता है, इलाज करते रहता है, या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है तो उसका डेथ हो जाता है। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हार्ट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखिए। नाउ व्हाट इज हार्ट ब्लॉक, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द हार्ट ब्लॉक इज ए कंडीशन where the heart beats more slowly with an abnormal rhythm। यह कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट करता है, संकुचन करता है, फैलता है बहुत स्लोली। इसका जो कंट्रैक्शन होता है, बीट करता है, बहुत स्लोली करता है, और इस हार्ट बीट का जो रिदम होता है वह जो है तो एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल का क्या मतलब है? रिदम का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई गाना गा रहा है तो आप कहते हैं ना कि ये गायक रिदम में गा रहा है, एक रिदम में गा रहा है, माने दो स्वर के बीच जो गैपिंग होना चाहिए वो सही है, अच्छा है, अच्छा लगता है। और ही जब रिदम उसका गड़बड़ा जाता है समय के कारण, टाइमिंग के कारण, तो बेसुरा हो जाता है, उसका रिदम नहीं होता। उसी प्रकार जो हार्ट बीट है
एक हार्ट बीट और दूसरे हार्ट के बीट जो गैपिंग है वो एक रिदम में चल रहा है, एक तरह से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बीट और सेकेंड बीट के बीच में टाइमिंग कुछ और है और सेकेंड एंड थर्ड बीट के टाइमिंग कुछ और है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच टाइमिंग कुछ और है। इसको एबनॉर्मल रिदम कहते हैं। रिदम मतलब कि रेगुलर रूप में, रिदम रेगुलर रूप में हार्ट बीट कर रहा है। बात समझ गए? तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट जो बीट करता है, बीट डायस्टोल एंड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसी को बीट कहते हैं। स्लोली करता है, धीरे धीरे करता है और एबनॉर्मल रिदम होता है, उसका रिदम जो होता है वो एबनॉर्मल होता है। इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक? हार्ट ब्लॉक का क्या क्या टाइप हो सकता है अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ डैमेज। अब देखा जाता है कि डैमेज कहाँ है। 4 कंपोनेंट्स हमने बता दिया आपको, 4 गो कंपोनेंट बता दिया। तो डैमेज कहाँ है? एसे नोड में है, एवी नोड में है, बंडल ऑफ फिश में है, राइट ऑफ लेफ्ट बंडल में है या परकिंजी फाइबर्स में। कहां पर है डैमेज, कहां पर है, कहां पर ब्लॉकेज है, कहां से इम्पल्स आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, वहीं पर रुक जा रहा है। तो उसी के अनुसार इसका टाइप डिसाइड होता है कि कौन सा आपका डिसाइड करता है। तो एक पहला हो सकता है एसे हार्ट ब्लॉक, साइनोएक्टियल ब्लॉक। ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहते हैं, ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहते हैं। आप सुने होइएगा कि जब हार्ट बीट किसी पेशेंट का, किसी आदमी का बहुत कम जाता है, 50 से नीचे हो जाता है पर मिनट, हार्ट ब्लॉक होने लगता है, तो उसको पेस मेकर लगाया जाता है, चेस्ट में पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर का मतलब है कि ये ऐसे नोड का काम करता है, फंक्शन करता है। जो फंक्शन ऐसे नोड करेगा वही आर्टिफिशियल ऐसे नोड पेस मेकर है, वो लगाया जाता है। तो ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं, आर्टिफिशियली हम लोग पेस मेकर लगाते हैं। तो हो सकता है वहां कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे नोड में हो सकता है वहां कोई प्रॉब्लम हो। क्या हो सकता है? पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो इम्पल्स जनरेट करना चाहिए उतना जनरेशन नहीं हो रहा है। मान लिया कि 60, 70 और 80 के बीच जनरेट होना चाहिए, तो उतना नहीं हो रहा हो, 50 से हो रहा हो, 40 से हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो जनरेशन का डिफेक्ट है। इम्पल्स का जो जनरेशन है, जो वहां पर जितना होना चाहिए जनरेशन, उत्पादन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नोड में नहीं हो रहा है। सो दैट द होल हार्ट, जिसके कारण जो पूरा हार्ट है, होल हार्ट मिसेज 1 बिट, एक बिट मिस कर जाता है। एक बिट, जैसे पहला बीट हो गया, दूसरा बीट जो है मिस कर गया और तीसरा बीट आ गया, तो एक मिस कर जाता है। ऐसे नोट का जब डिफिकल्टी होगा, वहां पर जनरेशन कम जाएगा, तो एक बीट जो है सो मिस कर जाता है। दिस इज कॉल्ड साइनोएक्टियल हार्ट ब्लॉक। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ऐसे आर्टेरियल ब्लॉक हो गया है, वहां पर मिसिंग हो रहा है, एक हार्ट बीट का मिसिंग हो रहा है। इसका मतलब कि फॉल्ट जो है कहाँ है? अगर एक मिस बीच में कभी कभी मिस करता है तो उसका बहुत रेट तो बहुत घट जाएगा ना, धीरे धीरे कर घट जाएगा। दूसरा हो सकता है कि प्रॉब्लम ए भी नोड में हो, ए भी नोड में प्रॉब्लम हो सकता है। द पल्स में बी नॉर्मली जनरेटेड, कि ऐसे नोड में जनरेशन हो रहा हो, इम्पल्स का जनरेशन हो रहा हो, बट ट्रांसमिशन जो है वेंट्रिकल तक नहीं जा रहा हो। जैसे मान लिया कि ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट हुआ, ए भी नोड में रिसीव भी हो गया, लेकिन वहां से ट्रांसमिशन जो है, कंडक्शन जो है वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है, यानी ए भी नोड में कोई फॉल्ट हो सकता है। The defect lies in the main bundle before deviation और both। कहाँ डिफेक्ट हो सकता है? कि बंडल ऑफ हिस में हो सकता है, बंडल ऑफ हिस में हो सकता है, या राइट और लेफ्ट जो बंडल गया है उसमें हो सकता है, कहीं डिफेक्ट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक। एट्रियोवेंट्रिकुलर ए बी बंडल में कहीं फॉल्ट है तो उसको ब्लॉक करेंगे। 2 तरह का हो गया,
तो ये दो तरह का जो है ये ब्लॉक। और इसके बाद ब्लॉक कहाँ हो सकता है? दो बंडल है, राइट बंडल है, लेफ्ट बंडल है, उसमें कहीं ब्लॉकेज हो सकता है, वहां ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। अब में जो मसल्स है वेंट्रिकल का, उसको इम्पल्स नहीं जा रहा है, तो वहां हो सकता है। या चौथा कहाँ हो सकता है? जो परकंजे फाइबर्स है ट्रांसमिशन नहीं कर सकता है ड्यू टू माइक्रोडियल डैमेज। मायोकार्डियल जो मसल्स है उसके डैमेज से परकिंजे फाइबर्स उसको नहीं दे रहा है। तो चार जगहों पर, 4 प्लेसेस देयर मे बी सम डैमेज। इसी के लिए ग्रेडिंग किया गया कि हार्ट ब्लॉक कहाँ है, तो डॉक्टर पता लगाते हैं कि अगर ब्लॉक है तो कहाँ है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। अब इसमें एक चीज आवश्यक चीज बताना हम जा रहे हैं कि हार्ट ब्लॉक तो हो गया, 4 जगहों पर होता है, इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, तो इसमें जी आपको हमने बता दिया। अब ये एक चीज हम बताना चाह रहे हैं जो आपको बताए कि मान लिया कि ऐसे नोट में इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा, इंपल्स वहां पर स्टार्ट, वहां पर इंपल्स नहीं जनरेट हो रहा है, एकदम नहीं, फेल कर गया एकदम। तो ऐसा नहीं है कि आदमी को तत्काल कुछ हो जाएगा। जो ये भी नोड है उसको भी कैपेसिटी है अपना, वो भी जनरेट कर सकता है। अगर ऐसे नोड 70 टू 80 मिनट जनरेट कर सकता है तो वो कम कर सकता है, 40 टू 60 कर सकता है, कम करेगा, जनरेशन कम होगा। ये भी नोड भी किसी कारण से फेल कर गया तो ऐसा नहीं कि पेशेंट को हाँ उसको दिक्कत होगी, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, लेकिन बंदूक भी उसको भी है, लेकिन रेट कम होगा, 38 40 से नीचे होगा। उसी प्रकार प्रकंजे फाइबर्स को भी है, कुछ मिला हुआ है कि एबिलिटी अंत तक वो भी जनरेट कर सकता है जो वेंट्रिकल के मसल्स को वो इंपल्स दे। अगर ये सब फेल कर गया है, उसके बाद जो हमारा हार्ट का मसल्स है, एट्रियम का मसल्स है, वेंट्रिकल का मसल्स है, क्योंकि यह जो ट्रैक बना हुआ है वो भी मसल फाइबर्स है, कार्डियक मसल नहीं है, कोई दूसरा टिश्यू नहीं है। तो हमारे हार्ट का जो मसल्स है, चाहे एट्रियम हो या वेंट्रिकल हो, उसको भी नेचर ने दे दिया है कुछ बेनिफिट की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो भी इंपल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा तो उसका रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम जाएगा। हार्ट रेट कम जाने से बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। हार्ट रेट से क्या होता है? आदमी का हार्ट रेट बढ़ता है, घटता है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द ब्लड में हमको कितना ब्लड हमारे शरीर को चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसके अनुसार हमारा हार्ट रेट होता है। अगर आपको जितना नीड है, मान लिया किसी को 72 है, हो सकता है किसी को 60 हो जाए, इसका मतलब कि ब्लड का नीड इस समय कम है। हो सकता है ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो सारे जो ऑर्गन्स हैं उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा ब्लड की जरूरत है, उसके लिए हार्ट को ज्यादा चलाना पड़ेगा, तो हार्ट रेट बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड आपका एक्टिविटी बॉडी में कितना है, उसके अनुसार हार्ट रेट चलता है। तो ये हार्ट ब्लॉक के बारे में सिंपली इसको पढ़िएगा, आपके बुक में है, मैंने लिखा है, अगर आपके पास बुक है तो उसको आप देखिए। इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन? नो, तो ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रेक नहीं लेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ब्रेक नहीं लेंगे, आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, करना चाहें तो। आवाज पहुंच रही है ना? यस सर। अच्छा ठीक है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है,
कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, एक चीज पूछनी थी सर। आपने बताया कि हार्ट ब्लॉक 4 जगह होता है, वो कौन सी 4 जगह होती हैं? अभी तक आप हम 3 बार बताए, नहीं समझे? नहीं सर, नहीं। पहला है एसे नोड, जो राइट एट्रियम में होता है। ठीक है। एसे नोड जान जिसको पेस मेकर कहते हैं। दूसरा है एवी नोड, वो अभी राइट एट्रियम में भी होता है, प्लेस थोड़ा दूसरी जगह होता है। 2 हुआ। एक हुआ बंडल ऑफ फिश, एक बंडल है उसका, बंडल है जो नीचे की ओर जाता है, थोड़ा दूर जा करके और 2 भाग में बट जाता है, एक राइट के तरफ, एक लेफ्ट की तरफ। एक बंडल हिस्स हो गया, तीसरा हो गया। चौथा हो गया राइट एंड लेफ्ट एवी ब्रांच हो गया, उसका ब्रांच हो गया राइट एंड लेफ्ट, तो ये हो गया। एक 5वां कह सकते हैं कि परकिंजियो फाइबर्स, जो कि मसल्स का जो शेल्स है पेरीफेरी में जाकर जो मसल तक वही पहुंचाता है, ये हो गया। ये दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम सर रायबरेली। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना त्रिपाठी सर। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छी बात। ये इसी तरह का इंटरेक्शन होते रहता है तो लगता है कि आप सुन रहे हैं। हाँ सर, समझ सर, ज्यादा इंग्लिश हो गई ना, इंग्लिश आती है इसलिए समझ में कम आया सर। 2 या 3 तरह का श्रोता जो होता है स्कूल में, कहिए कॉलेज, जो स्टूडेंट होता है वो 3 तरह का होता है। हाँ सर। एक तरह का होता है जो सुनता है, ठीक से सुनता है, इंटरेक्ट करता है। दूसरा होता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने दीजिए। और तीसरा होता है कि छोड़िए, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, किताब में देख लेंगे। तो स्टूडेंट 3 तरह का हर एक जगह होता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। तो जो इंटरेक्ट करता है तो उसको समझा जाता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको सुन रहे हैं। और जो एकदम कुछ नहीं, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं भगवान जाने, या तो मोबाइल देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो समझिए कि उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, क्लास में होता है। तो ये 3 तरह का स्टूडेंट होता है। इंटरेक्ट करना चाहिए। मैं बार बार क्लास में कहता हूँ कि अगर कहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसी को बुझाएगा जो इंटरेक्ट करेगा, जो बात को सुनेगा, सही से जानकारी आपने सुना, अच्छा लगा हमको सुन करके, और लोग भी इंटरेक्ट इसी को कीजिए। एक दूसरा टॉपिक है उसी में, हार्ट में, कार्डियक साइकिल। साइकिल आप समझ रहे हैं? साइकिल समझ गए हैं कि नहीं? साइकिल माने चक्र। चक्र होता है ना, हर एक चीज में चक्र होता है, मौसम में चक्र होता है, हर एक चीज में चक्र होता है, एक साइकिल चलते रहता है। उसी तरह का कार्डियक जो है, हार्ट है, उसमें एक तरह का चक्र, मैकेनिज्म कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में, कि जो हार्ट का मैकेनिज्म क्या है, तो उसको एनाटॉम फिजियोलॉजी के टर्म में हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। इस तरह का साइकिल है। द कार्डियक साइकिल is defined as the changes in the heart during one beat. One beat repeated in the same order in the next beat. अब समझिए कि बीट किसे कहते हैं, इसको पहले समझिए। व्हाट इज बीट? देखिए, एनाटॉमी में मैंने कहा था कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम है से पेरीफेरी में टिश्यू को पहुंचाना, इस ब्लड के माध्यम से सेल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलती है, इसका काम है। Simply the main function of the heart to pump the blood that contains the nutrition and oxygen to the cells, to the periphery, to the organs. ये इसका मेन फंक्शन है। तो क्या करता है हार्ट? कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, इसी को बीट कहते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर उसका मसल रिलैक्स किया, उसको वन बीट कहते हैं। एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट किया हार्ट का और रिलैक्स कर गया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड बीट। कॉन्ट्रैक्शन को
मेडिकल टर्म में सिस्टोल कहते हैं एंड रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं एंड रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, जब हार्ट का 4 चैम्बर है, जिस चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां से ब्लड बाहर चला जाता है, और जब उसमें रिलैक्सेशन होता है तो उसमें ब्लड आ जाता है, वो फिल कर जाता है। ये 2 क्रिया वहां होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन में उस वजह ब्लड भरा हुआ है, उसमें प्रेशर पड़ के उसको बाहर निकाल जाता है, जो पेरीफेरी में चला जाता है, और जब रिलैक्स करता है तो उसमें ब्लड आकर के भर जाता है। बाद में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। दिस इज कॉल्ड 1 बीट। अगर इसी तरह का बीट रिपीट बार बार कर रहा है, जैसे सिस्टोल आया यानी कॉन्ट्रैक्ट किया, डायस्टोल आया रिलैक्सेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स, इस तरह का जो चलता रहता है साइकिल, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये चक्र जिंदगी भर चलता रहता है। और ये जब चक्र बंद हो जाता, देन वी आर नो मोर, तब हम लोग नहीं रहेंगे। जिस दिन यह चक्र बंद कर देगा हार्ट, ये कार्डियक साइकिल बंद हो जाए, मतलब हार्ट स्टॉप हो गया। तो दिस इज कार्डियक साइकिल। इसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, इस साइकिल जो चलता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में क्या क्या चेंजेज होते हैं, बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो दिस इज कार्डियक साइकिल। दिस साइक्लिकल रिपीटेशन, यह जो साइकिल के रूप में रिपीट हो रहा है, और द वेरियस चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं इन द हार्ट फ्रॉम बीट टू बीट, इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। आपके बुक में भी इसका डिफिनेशन है, आप इसको याद करना चाहिए तो बुक देखिए, बहुत अच्छा से इसका डिफिनेशन मैंने इसका लिखा हुआ है। तो दिस इज कार्डियक साइकिल, उसकी चर्चा और आगे हम लोग करें, इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी में, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। कार्डियक साइकिल टाइम, कार्डियक साइकिल टाइम, it is the time required for one complete cardiac cycle। एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, कार्डियक टाइम कहते हैं। साइकिल एक बीट नहीं, कार्डियक साइकिल, पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। अगर मान के चलिए कोई हेल्दी आदमी है तो उसका हार्ट रेट 1 मिनट में कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। मान लिया कि 75 है, किसी को 72 हो सकता है, किसी को 75 हो सकता है, किसी को 74 हो सकता है। तो 1 मिनट में उसका कितना बीट हो रहा है, कितना बीट 1 मिनट में हो सकता है। तो ये जो 1 बीट जो है, साइकिल कंप्लीट करने में 0.8 सेकेंड लगता है। और कितना सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड, एक साइकिल कंप्लीट करने में। सेकेंड का मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, इसमें जो लगता है टाइम 0.8 सेकेंड लगता है। मान लिया कि वेंट्रिकल है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, तो 1 बीट का साइकिल हुआ, इसमें 0.8 सेकेंड लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, टाइम 1 बीट में कितना लगेगा, 0.8 सेकेंड लगेगा। अब इसमें ये बाइफिकेशन हम आगे बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितना टाइम लगेगा और रिलैक्स करेगा तो कितना टाइम लगेगा। एट्रियम का दूसरा है और वेंट्रिकल का दूसरा है, उसकी चर्चा हम लोग जस्ट आगे करने ही वाले हैं। इट मीन्स दैट एवरी इवेंट इन द साइकिल विल बी रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ 8 सेकेंड। यानी जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारे हार्ट के अंदर, जो भी क्या क्या घटेगी घटना, वो तो बताएंगे, वह 0.8 सेकेंड पर रिपीट होते रहता है, 0.8 सेकेंड पर रिपीट हो जाता है। तो इस तरह का, तो रूट मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये जो हमारे शरीर में
ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है और उसका रूट क्या है, इसको समझिए। रूट क्या है और मैकेनिज्म क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से। हम लोग लेफ्ट कहां से शुरू करेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल से। एक हम शुरू करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक चीज आप जान लीजिए, यही जान लीजिए, 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है, राइट एंड लेफ्ट। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एनाटॉमी में पढ़ाया था। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट राइट ऑरिकल। तो 2 गो ऑरिकल हुआ और 2 वेंट्रिकल हुआ। अगर ऑरिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो राइट एंड लेफ्ट दोनों एक साथ करेगा। अगर ऑरिकल जो है कॉन्टैक्ट करेगा तो दोनों राइट एंड लेफ्ट एक साथ कॉन्टैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा तो दोनों एक साथ करेगा। उसी तरह वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट एंड लेफ्ट दोनों एक साथ करेगा और रिलैक्स करेगा तो दोनों एक साथ करेगा। ऐसा नहीं कि राइट कभी कर लिया और थोड़ा देर के बाद लेफ्ट का, ऐसा नहीं है। ये एक साथ करता है, कॉन्टैक्ट रिलैक्स करता है। तो हम लेफ्ट वेंट्रिकल से चलते हैं, फिर हम राइट वेंट्रिकल से चलेंगे। कैसे? लेफ्ट जो वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है ब्लड सर्कुलेशन, उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि उससे जो ब्लड दिखता है पूरे बॉडी को जाता है, पेरीफेरी में जाता है, सिस्टेमिक सिस्टम को जाता है। जितने सिस्टम्स हमारे शरीर में है, डाइजेस्टिव है, किडनी है, जो भी सिस्टम्स हैं हमारे शरीर में, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम को उससे ब्लड जाता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो केवल लंग्स में जाता है। उसको पल्मोनरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसका काम है राइट वेंट्रिकल से जो अशुद्ध खून है उसको हार्ट लंग्स में भेजना प्यूरिफिकेशन के लिए। ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजता है। ओनली फॉर प्यूरिफिकेशन द ब्लड ऑफ द राइट वेंट्रिकल गोज टू द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक के माध्यम से वो लंग्स में जाता है। पल्मोनरी सिस्टम कहलाता है, बहुत छोटा सिस्टम है इस सिस्टेमिक सिस्टम से। तो हम लेफ्ट वेंट्रिकल को लेते हैं पहले। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो वहां से ब्लड निकला, एरोटा होकर के, एरोटा का ट्रंक है, ऑर्टिक ट्रंक है, मोटा ट्रंक है, उससे होता गया और उससे हो करके भिन्न भिन्न आर्टरी के माध्यम से सारे सिस्टम को, सारे ऑर्गन्स को चला गया ब्लड। और उन्हीं ऑर्गन से, उसी पेरीफेरी से ब्लड रिटर्न होता है वेन के माध्यम से। इम्प्योर ब्लड वेन के माध्यम से होता है और वह जो है वेना कवा के माध्यम से राइट एट्रियम में आता है। वेना कवा 2 तरह का वेना कवा, सुपीरियर इंफीरियर होता है। जो इंफीरियर वेना कवा जो होता है वो कहाँ से ब्लड लाता है? डायफ्राम से नीचे से, डायफ्राम चेस्ट में जो नीचे है उसके नीचे से ब्लड लाता है और इंफीरियर वेना कवा के माध्यम से राइट एट्रियम में आ जाता है। और एक सुपीरियर वेना कवा है जो डायफ्राम के ऊपर से हेड, नेक एंड चेस्ट का जो ब्लड है, वेनस ब्लड, उसको सुपीरियर वेना कवा के माध्यम से उसको भी राइट एट्रियम में ले जाता है। तो इस प्रकार का जो है मैकेनिज्म चलते रहता है। राइट वेंट्रिकल, फिर वेनस ब्लड के द्वारा होते हुए लौटते हुए राइट वेंट्रिकल, फिर राइट ऑरिकल, उसके बाद राइट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार इसके लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से होकर के जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है। प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर के पेरीफेरी में चला जाता है। ये मैकेनिज्म है सिस्टम का। हार्ट का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, दिस इज द रूट एंड मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का यही रूट हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। इस पर क्या क्या चेंजेस होता है?
द चेंजेज अकरिंग द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या चेंज होता है उसको देखना है आपको। तो ये चेंजेज जो है हम लोग पहले करेंगे। इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल, दे आर 4 इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल। 4 तरह का इवेंट जो है होता है कार्डियक साइकिल में। एक आर्टियल सिस्टोल होता है, आर्टरी में सिस्टोल होता है माने कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरा आर्टेरियल डायस्टोल होता है, रिलैक्स करता है। तीसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड चौथा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है माने वेंट्रिकुलर जो मसल्स वो रिलैक्स करता है। दे आर 4 इवेंट्स, 4 तरह की घटनाएं ये इवेंट्स हैं ड्यूरिंग वन साइकिल। कार्डियक साइकिल में 4 तरह की का इवेंट्स होता है। सिस्टोल को हम लेते हैं। हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि एक बीट जो होता है सिस्टोल एंड डायस्टोल को मिलाकर के एक बीट कहते हैं। वह 0.8 सेकेंड का होता है, 8.8 सेकेंड का होता है। इसको हम कैसे बांटेंगे? इवेंट तो एटीएम में भी हो रहा है, यही तरह का जो इवेंट है वो कहाँ हो रहा है? वेंट्रिकल में भी हो रहा है। तो इस तरह के इवेंट को पहले एटीएम में हम समझेंगे। तो एटीएम, दोनों एटीएम राइट एंड लेफ्ट एक साथ होता है। एटीएम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। एटीएम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड लंग्स से शुद्ध खून होकर के आया है लेफ्ट एटीएम में भरा हुआ है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेंट्रिकल एंड ऑरिकल के बीच में एक ओपनिंग होता है ना, एवी वाल्व कहते हैं या माइटल वाल्व कहिए, जो भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगा हुआ होता है, वाल्व लगा हुआ जो बंद रहता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से वह वाल्व खुल जाता है वेंट्रिकल की उधर, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में रहता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका पीरियड होता है 0.1 सेकेंड। कितना होता है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसमें जितना ब्लड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाना है। उसके बाद दूसरा फेज होता है डायस्टोल का, रिलैक्सेशन का। तो यह जो पीरियड होता है 0.7 सेकेंड का होता है, यानी 0.7 सेकेंड तक वो रिलैक्स करता है। रिलैक्स का टाइम इसलिए दिया गया है कि उसमें ब्लड लंग्स में शुद्ध हुआ है ब्लड उसमें भर जाए, फिलअप करने के लिए। तो ब्लड को फिलअप करने के लिए चैम्बर में समय ज्यादा चाहिए और उसमें से निकालने के लिए समय कम चाहिए। तो प्रेशर दीजिएगा तुरंत निकल जाएगा, लेकिन उसमें भरे उसके लिए धीरे धीरे रिलैक्सेशन होता है, फिर करता है। तो ये देखें कि कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग है 0.1 सेकेंड, रिलैक्सेशन का पॉइंटिंग है कितना है? 0.7 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड हो जाता है। हम बताया कि एक बीट में तो उसका तो बीट कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है। दूसरा वेंट्रिकुलर केयर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल केयर चलते हैं। वेंट्रिकुलर में क्या होता है? वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे सिस्टोल करता है, उसका टाइमिंग है 0.3 सेकेंड। इसका ज्यादा टाइम है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका टाइमिंग है 0.3 सेकेंड। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसको ब्लड इसका जो ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज्यादा उसको लग रहा है और मेन ब्लड उसमें जा रहा है, इसलिए 0.3 सेकेंड लग रहा है। ये सिस्टोल में। डायस्टोल जब वो फैलता है, रिलैक्स करता है, उसका टाइमिंग है 0.5 सेकेंड। तो दोनों मिला करके हो गया 0.8। तो इसी प्रकार के टाइमिंग ने एक टाइमिंग है तो 0.8, लेकिन और टीएम का दूसरा डिफरेंस है 0.1, 0.7। इसमें वेंट्रिकल का है 0.3, 0.88 हो जाता है। दिस इज द कार्डियक साइकिल का ये टाइमिंग आपका होगा। इवेंट यही होता है। ये आपका हो गया, इसको आप समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर?
किसी को नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? हम समझ रहे हैं कि सब समझ गए? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आवाज आ रही है? यस यस सर, सर, आ आ रही रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जब डॉक्टरी पढ़ते हैं तो अब आला का इस्तेमाल करते हैं, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेथोस्कोप पे केवल चेस्ट पर लगा दिया और देख लिया कि हार्ट चल रहा है कि नहीं, आदमी सांस ले रहा है कि नहीं, केवल इतना ही भर के लिए नहीं, इतना से तो पता चलता है कि हार्ट चल रहा है और रेस्पिरेशन हो रहा है, मन रेस्पिरेशन, आदमी जिंदा है। कॉमनली आप देखे होइएगा डॉक्टर लोग जब मरीज जाता है तो ऊपर आला लगाता है तो दो चीज देखता है। आला लगाता है तो डॉक्टर जो बोनाफाइड डॉक्टर है, जो स्टेथो के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि स्टेथो का क्या उपयोगिता है, तो लगाते हैं पहले दो चीज देखने के लिए कि रेस्पिरेशन क्या है और हार्ट का स्थिति क्या है, हार्ट चल रहा है कि नहीं। उसके बाद जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूं, जिनको स्टेथो का नॉलेज है, तब देखते हैं कि हार्ट में जब हम देख रहे हैं तो कौन कौन सा इवेंट्स वहां हो रहा है, कौन सी घटनाएं हो रही है वहां पर, जो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल, हार्ट में क्या हो रहा है। उसी प्रकार अब जैसे देख रहे हैं कि हार्ट का रेट क्या है, 1 मिनट में कितना बार चलता है, उसका रिदम क्या है, रेगुलर है कि नहीं, एक ही टाइम पर आ रहा है कि नहीं, कि कभी गैपिंग ज्यादा हो रहा है, मिस कर रहा है बीट, वो देखते हैं डॉक्टर। रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में देखते हैं कि रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक बीमारी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको लोग देखते हैं। तो ये सब हम डिजीज की पहचान करते हैं। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि कंधा पर लटका करके घूम रहे हैं, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है जो स्टेथो का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेथो का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें रिदम रेट देखने के बाद, रेट तो आप पल्स से भी देख ले सकते हैं, रिदम तो आप पल्स से भी देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 मिनट में कितना पल्स है और उसका रिदम क्या है, रेगुलर है कि अब नॉर्मल है, एक ही माने सेम इंटरवल पर आ रहा है कि नहीं, या रेगुलर है कि नहीं, हुआ रिदम हुआ। लेकिन उसमें हार्ट साउंड एक आता है जिसको डॉक्टर देखते हैं, हार्ट साउंड। हार्ट में साउंड होता है, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, उसके टाइमिंग को देखते हैं, जिससे भिन्न भिन्न जो डिजीज है उसका पता हमको चलता है। उसी पर हम टॉपिक पकड़ा रहे हैं, दैट इज हार्ट साउंड। देयर आर 4 हार्ट साउंड्स। हार्ट में 4 तरह का साउंड होता है, जिसमें स्टेथो से हम मात्र 2 साउंड को हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड। थर्ड एंड फोर्थ नहीं सुनाई पड़ता है, दैट इज थियोरेटिकल है, क्लिनिकली नहीं है। क्लिनिकली फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड एंड थर्ड फोर्थ जो है आप क्लिनिकली नहीं कह सकते, थियोरेटिकली है कि थर्ड ऐसा होगा तो थर्ड सुनाई देगा और ऐसा होगा तो फोर्थ सुनाई पड़ेगा। तो लेकिन फर्स्ट और सेकेंड साउंड सुनना जरूरी है। उसका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है, रेगुलर इंटरवल पर आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच गैपिंग कितना हो रहा है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कोई दूसरा साउंड तो नहीं दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, फर्स्ट सेकेंड है और सेकेंड। लेकिन चूंकि इतना जल्दी जल्दी साउंड आ जाता है कि जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन अब तो ऐसा ऐसा एडवांस मशीन निकल गया है, ये चीज है, इको है, अब प्रॉब्लम नहीं है। अब आला से उतना लोग आला देखते हैं, डॉक्टर रखते हैं, ओपीडी में देखते हैं, लेकिन हार्ट का पूरा डिटेल जाने के लिए आपके पास ईसीजी है, इको है, अब उसी रिपोर्ट कर लिया, उसमें सारा चीज हमारे पास आ जाता है। इसलिए वहां पर स्टेथो का वैल्यू तो हम कम नहीं कहेंगे,
वो तो लगाना पड़ेगा। हम सब जगह तो इसको होता नहीं, सब जगह तो ईसीजी होता नहीं है, पर्टिकुलर जगह में होता है, तो इसलिए स्टेथो का भी इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। तो फर्स्ट साउंड की हम चर्चा करेंगे, ये कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट साउंड कैसे क्रिएट होता है, कैरेक्टर की बात हम नहीं करेंगे, समझ से परे है, जो हालात से देखते हैं उनको भी नहीं बुझाता है। फर्स्ट साउंड, हार्ट साउंड कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट कोई भी साउंड वेंट्रिकल से रिलेटेड है, वेंट्रिकल के एक्शन से रिलेटेड है। अब यहां पर समझ लीजिए आप, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है, मैंने बताया माइट्रल वाल्व, एवी वाल्व भी कहते हैं उसको, एवी माने एट्रियम, अभी माने वेट्रियम, एवी वाल्व। तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के वाल्व है, वो छेद है, उसमें वाल्व लगा हुआ है जो हमेशा बंद रहता है। जब एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है तो खुलता है, एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल का ब्लड जब भर जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बंद हो जाता है। वाल्व नहीं बंद होगा तो फिर बैक हो जाएगा ब्लड। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें का ब्लड जो है से आर्टरी में जाएगा, ऑर्टिक आर्टरी में जाएगा, तो पूरे शरीर में चल जाएगा। तो वेंट्रिकल में अब मान लीजिए कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसमें पहले डायस्टोल था, उसमें ब्लड भर रहा था, ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन था, पूरा भर गया, वेंट्रिकल भर गया। जब वेंट्रिकल भर गया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये भी वाल्व बंद होगा, एंड सेमीलुनर वाल्व जो वेंट्रिकल और एंड ऑर्टिक अयोटा के बीच में वाल्व है वो खुलेगा, प्रेशर होगा तो ये भी वाल्व बंद होगा, नहीं बंद होगा तो उसका वेंट्रिकल ब्लड कहाँ आएगा, ऑरिकल में चला आएगा। अब ब्लड कहाँ भेजना है हमको, एरोटा में भेजना है, तो एरोटा के नजदीक वेंट्रिकल और एरोटा का जो ओपनिंग है वो खुल जाएगा, तो ब्लड उसमें जाएगा। तो प्रेशर इतना कस के वेंट्रिकल में होता है कि ये भी वाल्व जब बंद होगा एक साउंड क्रिएट होता है। वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ने लगेगा तो ये भी वाल्व एक बार कस के बंद हो जाएगा, जैसे केमारी बंद होता है, जैसे आप केमारी बंद करते हैं तो आवाज होता है। तो इसके कारण फर्स्ट हार्ट साउंड हमको सुनाई देता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सडन क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व। तो एक साउंड क्रिएट हुआ, ये हम फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, वो वाला में सुनाई देता है कि उसका इंटेंसिटी कुछ ज्यादा रहता है। फर्स्ट हार्ट साउंड पे आसानी से सुनाई पड़ जाता है। सेकेंड हार्ट साउंड, अब सेकेंड हार्ट साउंड को ये जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो गया तब रिलैक्सेशन फेज में आता है। तो रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं है, ब्लड तो चला गया ट्रंक में, जब रिलैक्सेशन होता है ये भी वाल्व खुल जाता है। क्या होता है, ये भी वाल्व ऑरिकल और वेंट्रिकल का वाल्व खुल जाता है ताकि ऑरिकल का जो ब्लड है, शुद्ध ब्लड या शुद्ध ब्लड राइट में, वो वेंट्रिकल में आ जाए, तो हो गया। जब वो डायलेट करने लगता है तो क्या होता है, उसका वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता है, घटने लगता है। तो जो ब्लड ऑर्टिक एरोटा में गया है उधर तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, उधर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये आर्टरी का जो प्रेशर है वो इस सेमिलुनर वाल्व को बंद कर देता है। अगर बंद नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड उधर चला, माने उधर का ब्लड इधर चलाएगा, एरोटा का ब्लड चलाएगा वेंट्रिकल में चलाएगा, या पल्मोनरी का जो ब्लड है चलाएगा राइट वेंट्रिकल में चला होगा, इसलिए उसको क्लोज करना है। तो उधर से इतना प्रेशर रहता है, जो ब्लड जाता है को बंद कर देता है सेमिलुनर वाल्व को, यानी वेंट्रिकल एंड ट्रंक के बीच का ब्लड वेसल्स के बीच का जो वाल्व है उसको कस के बंद कर देता है। दैट प्रोड्यूसेस सेकंड हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ से होता है, एवी वाल्व पर, और सेकंड हार्ट साउंड कहाँ होता है, सेमिलुनर वाल्व पर। ये सेकंड, ये सुनाई पड़ता है,
ये क्या होता है, सुनाई पड़ता है। और थर्ड एंड सेकंड भाग चुके हम सुन नहीं पाते हैं, इसलिए क्लिनिकली इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ये दोनों भाग, दोनों जो साउंड है थर्ड एंड फोर्थ, एट्रियम से प्रोड्यूस होते हैं, वेंट्रिकल से प्रोड्यूस नहीं होते हैं। दोनों कहां से होते हैं, एट्रियम से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये 4 तरह का है, ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड वाल साउंड, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज ओनली थियोरिटिकल। ये किताबी ज्ञान है, हमको प्राप्त करना है, स्टेटस से इसका डिटेक्शन नहीं हो सकता है। दूसरे जो एडवांस टेक्निक है उसके द्वारा इसका पता लगाया जाता है। तो ये 4 तरह का जो 2 तरह का कहिए हर्ट साउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़िए, इस साउंड को क्या क्या क्वालिटी है, और भी इसमें बहुत सा चीज बताया, हम तो संक्षेप में आपको बता दिया है। तो ये आपका 2 चैप्टर जो है, जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी के लिए, तो वो आप जान गए। एक चीज और बता करके हम बंद करेंगे। हर्ट साउंड हमने बता ही दिया। आपके बुक में हर्ट साउंड अलग से डिस्क्राइब किया है मैंने, उसका क्वालिटी क्या है सब बताया गया, उसको पढ़िए। अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, हार्ट रेट। बहुत क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट रेट डिजीज के लिए। हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज में देखते हैं, जब मरीज जाता है तो उसका हार्ट रेट आला से हार्ट रेट, तो आला से हार्ट रेट देखते हैं तो या पल्स देखते हैं, जितना हार्ट रेट होगा उतना ही पल्स रेट होगा। रेडियल पल्स हम लोग देखते हैं, हार्ट रेट और ये दोनों एक चीज है। हार्ट रेट देख लिया तो पल्स रेट देख लिया तो हो गया। हार्ट रेट नहीं, हार्ट रेट क्या है, द हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट जो हो रहा है उसका स्पीड क्या है, माने 1 मिनट में कितना बार चलता है, ये हार्ट रेट। हार्ट बीट जो चलता है, हार्ट बीट माने सिस्टोल और डायस्टोल को एक गिनते, यानी सिस्टोल। तो हार्ट बीट का रेट क्या है, 1 मिनट में कितना बारी चलता है, दैट इज heart rate. The heart rate is the speed of the heart measured by the number of contraction of heart per minute. नॉर्मल उसका वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड अकॉर्डिंग टू एज ये सब वेरी करता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे जीवन में, उससे भी हार्ट रेट बढ़ता घटता है, उसका चेंजिंग होते रहता है। इसलिए इसका जानकारी, हार्ट रेट का जानकारी, बहुत सारे डिजीज हैं जो इस पर डिपेंडेंट है, खास करके कार्डियोलॉजी में। हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उसमें हार्ट रेट बहुत जरूरी है। या दूसरा भी डिजीज है शरीर का, किडनी डिजीज हो या लिवर डिजीज हो, वो भी इफेक्ट हार्ट रेट पर डालता है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। अब जैसे एडल्ट मेल है तो नॉर्मल एवरेज की बात हम कर रहे हैं 72 मिनट्स पर मिनट, एवरेज की बात हम करते हैं। रेंज तो ज्यादा है, रेंज जो हार्ट रेट का वो ज्यादा है। कहीं कहीं लिखता है 60 से 100, कहीं लिखता है 70 से 80, लेकिन 60 से 100 के बीच में अगर हार्ट रेट है तो हम मान के चलते हैं कि डिजीज नहीं है, ट्रांजिएंट बढ़ घट गया होगा। लेकिन जो एवरेज की बात करते हैं मेल में 72 है, लेकिन रेंज 70 to 80 में अगर है तो कहेंगे कि एकदम नॉर्मल है पर मिनट। 70 to 80 पर मिनट हम एकदम नॉर्मल उसको कह सकते हैं। फीमेल में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। फीमेल में द हार्ट रेट इज स्लाइटली हायर देन इन द मेल। इसका कारण क्या है, इसका कारण है, पहला कारण है कि फीमेल में यूजुअली ब्लड प्रेशर लो रहता है। ब्लड प्रेशर लो रहता है, इसका मतलब ही जितना ब्लड फीमेल में चाहिए
इस नॉर्मल रेट से वो नहीं पहुंच रहा है ब्लड, तो उसको ज्यादा बार पंपिंग करना पड़ेगा। नीड ज्यादा है और हार्ट रेट कम रहेगा तो नीड नहीं फुलफिल करेगा हमारा बॉडी, तो हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ब्लड और द ऑक्सीजन। एक ब्लड प्रेशर और दूसरा चीज है द मोर सिंपैथेटिक टोन। सिंपैथेटिक टोन होता है ब्लड वेसल्स में, उसका टोन ज्यादा रहता है, इसके कारण उसमें ज्यादा जरूरी पड़ता है। अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार भी हार्ट रेट बदलता है, उसमें भी चेंजिंग होता है। अब जो फीटस है बच्चा जो जन्म लेने वाला है, बच्चे माँ के गर्भ में है, उसका हम हार्ट रेट देखिएगा तो ज्यादा रहता है 140 to 150 पर मिनट। अब ये देखा जाता है जब डिलीवरी के समय की हार्ट रेट कहीं बढ़ तो नहीं गया। 140 से जब हार्ट रेट बढ़ने लगता है, जब फीटस का हार्ट रेट 140 या 150 से बढ़ने लगता है, तो हम कहते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस हो गया। फीटल डिस्ट्रेस हो गया, चिंता का विषय है, इसके लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। इसी तरह का फीटल डिस्ट्रेस रहा तो बच्चा को बचा पाना मुश्किल है, ऐसे में बहुत लोग सिजेरियन करते हैं या दूसरे तरीके से डिलीवरी कराते हैं। फीटल डिस्ट्रेस से बच्चा का मौत भी हो सकता है। तो ये हार्ट रेट फीटल में बहुत जरूरी है आज के युग में। 40 तक नॉर्मल, 50 तक गया तो 50 से अगर ज्यादा हो गया तो बच्चा फिटनेस, तो ये आपको जानना ज्यादा। उसी प्रकार जैसे 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 जन्म लेता है वो न्यू बर्न हो जाता है। जब बच्चा जन्म ले लिया 130 to 140 रहेगा, उस समय ज्यादा रहेगा। उसी प्रकार जैसे जैसे एज उसका घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा उम्र, वैसे वैसे जो उसका हार्ट रेट कमता जाएगा। जब वह 15 साल का हो जाएगा बच्चा कोई भी, तो 70 to 80 हो जाएगा। और ओल्ड एज में भी वही 75 to 80, किसी किसी को घट जाता है ओल्ड एज में, घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। ये तो ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर आपका घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट रेट घट जाएगा, ब्लड प्रेशर घट गया तो पल्स रेट बढ़ जाएगा। ये तो डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर है, तो इस पर है। अब मेटाबॉलिक रेट है, कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, निकलता है बॉडी से हमारा, उसको बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसका भी हम लोग चर्चा एक बार करेंगे। बीएमआर का भी अलग से वो हम लोग लेंगे, उस पर भी डिपेंड करता है। बीएमआर ज्यादा हो गया तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीएमआर कम हो गया। अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसके कारण भी घटता बढ़ता है। एक चीज है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट से हार्ट रेट का बहुत गहरा संबंध है। हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट, जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ेगा। हार्ट रेट घटेगा तो रेस्पिरेशन रेट भी घटेगा। इस दोनों के बीच 4:1 का रेशियो है। हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन के बीच 4:1 का रेशियो है, यानी 4 अगर हार्ट रेट है तो 1 रेस्पिरेशन रेट होगा। तो एक नॉर्मल जो आदमी है, एडल्ट आदमी है, अगर उसका 72 मिनट अगर हार्ट रेट है तो 18 उसका रेस्पिरेशन, ये नॉर्मल होगा। 18 से 72, तो ये 4:1 का रेशियो है। अगर यही 80 हो गया हार्ट रेट तो 20 हो जाएगा रेस्पिरेशन। यही अगर 60 हो गया हार्ट रेट, 15 × 15 हो गया रेस्पिरेशन, 1:4 या 4:1। तो रेस्पिरेशन रेट जब बढ़ेगा तो यानी हार्ट रेट जब बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, और जब रेस्पिरेशन रेट घटेगा तो हार्ट रेट भी घटेगा। एक दूसरे के अनुपाती हैं, ये आप समझ लीजिए। तो ये बहुत अच्छा है। कौन कौन सा फैक्टर आपको इफेक्ट करेगा हार्ट रेट को, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हायर सेंटर इम्पल्स, हायर सेंटर से कोई जो इम्पल्स आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, हायर सेंटर से आ रहा है,
वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। हायर सेंटर से एक्साइटमेंट आ गया, मान लीजिए एक्साइटमेंट, किसी चीज का एक्साइटमेंट हो गया तो हार्ट रेट को बढ़ा देता है। अब जैसे सडन शॉक हो गया, मैं स्लो इवन स्टॉप, आज शॉक हो गया। शॉक माने क्या हुआ, माने बेहोश कोमा टाइप का हो गया, शॉक लग गया। कि तो नहीं कहा कि शॉक लग गया, आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, न हाथ डोलाता है, न पैर डोलाता है, न आंख खुले हुए है, न उसका आंख का जो ऊपर का जो लीड्स है ऊपर नीचे जाता है, न मूर्ति बना हुआ है। नहीं कहता कि शौक में आ गए। कोई घर में मरता है तो आदमी शौक में आ जाता है, तो उस समय जो है घट जाता है। रेस्पिरेशन से क्या होगा, हम अभी आपने बताया कि रेस्पिरेशन जब बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। एनोक्सिया माने अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है आपके शरीर में, जैसे एनीमिया है, हेमरेज है, हाई एल्टीट्यूड या कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग है, तो ये क्या होगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, वहां पर ब्लड की ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरी है, तो हार्ट को ज्यादा चलना पड़ेगा, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस हो गया है शरीर में, वो भी बढ़ा देगा। तो बहुत सारे हैं। बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई हो गया, फीवर हो गया है, मस्कुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं उसमें हाइपरथायरॉइड का एक्सेसिव थायरोक्सिन निकलता है, उसमें इस सब में हार्ट रेट बढ़ जाएगा। मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिम्स में जाते हैं या ऐसे भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट रेट स्वाभाविक है। क्यों बढ़ेगा, ब्लड का ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत है हमारे शरीर को, और जब ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हार्ट को पंप करके उसके ऑक्सीजन की पूर्ति करनी होगी, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, तो हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखते हैं बहुत सारे ड्रग भी हैं, जैसे एड्रेनलिन है, तो बहुत सारे ड्रग्स भी हैं, बहुत सारे सिचुएशंस भी हैं जो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसको बढ़िया से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजियोलॉजी का, इसको पढ़िए। अब अगले बार हम लोग इसी में भी कार्डियोलॉजी के फिजियोलॉजी में चलेंगे। अगले सैटरडे को तो दूसरा कोई क्लास होगा, तो इसे पर कोई दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है तो हम बंद करते हैं। थैंक यू, बंद कर दो, बंद कर दो, हेलो सर, बंद कर दो। क्या होगा, पहले वहां बंद